नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम कक्षा 12 में प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में 13.4 एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिख रखा है कि आपको एक यादृच्छिक चर है x और उसके लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, x क्या है? यादृच्छिक चर है और इसके संगत जो प्रायिकता है वो दे रखी है हमें। वो दे रखे हैं k, 2k, 3k और 0। अब ये k प्रायिकता कब होगी? ये होगी यदि x का मान कितना हो? 0। यदि x का मान 1 है तो फिर 2k होगा, और अगर x का मान अगर 2 है तो 3k होगा, और अन्यथा 0 होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि k का मान क्या है, k का मान कितना है, k का मान इसमें कितना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिग्मा px है वो कितना होता है? 1 होता है। ध्यान से समझ लेना। I = 1 to n, इसमें सभी प्रायिकताओं का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 1। हमारे पास कितनी प्रायिकताएं हैं टोटल? तो इनको जोड़ देते हैं। k + 2k + 3k और +0 = 1। ध्यान से समझ लेना, इन सभी प्रायिकताओं का योग हमें पता है कितना होगा? 1 होता है। 2k और 3k, 5 और 1 हो गया 6k, और बराबर कितना है? 1। तो k बराबर कितना आएगा? 1/6। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड देखिए इसमें क्या है। बी में क्या पूछा आपसे? बी में ये पूछा है कि आप प्रायिकता निकालो जब x का मान 2 से छोटा हो। प्रायिकता निकालो जब x का मान 2 से छोटा हो। मुझे बताइए 2 से छोटा होगा तो 2 से छोटे कौन से हैं? 1 और 0 है। इसका मतलब p of x = 0 और +p of x = 1, ये दोनों आएंगे। x बराबर 0 है और दूसरा x बराबर 1 है। इन दोनों के संगत प्रायिकताएं क्या है हमारे पास? k और 2k है। तो मुझे बताओ कितना हो गया ये? 3k। k का मान हमारे पास कितना है? 1/6 है। 1/6, इनको काटने से कितना आएगा? 2, तो 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें आपसे जो b है उसमें और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। b में और क्वेश्चन पूछे हैं वो देखना। तो b में जो नेक्स्ट है उसमें पूछ रखा आपसे कि x जब <= 2 है तो क्या होगा। इसमें देखिए 2 साथ में आ गया, इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब 2 साथ में है, और 2 से छोटे हैं वो भी आएंगे। इसका मतलब x बराबर 0 भी आएगा, x बराबर 1 भी आएगा, और x बराबर 2 भी आएगा। x बराबर 0 पर प्रायिकता कितनी है हमारे पास? k है। 1 पर कितनी है? 2k है, और 2 पर कितनी है हमारे पास? 3k है। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 6k, और k का मान हमारे पास कितना है? 1/6 है। तो 6 से 6 कट गया, कितना आएगा? 1। एक चीज़ और पूछिए आपसे, एक बात और पूछी है इसमें, वो क्या है देखिए। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि जब x 2 के बराबर या 2 से बड़ा है तो कितना है। ध्यान से देखना, मुझे बताओ x के बराबर और x 2 के बराबर और 2 से बड़ा, तो उनकी प्रायिकताएं कितनी है? x बराबर 2 पर प्रायिकता कितनी है? 3k है, और x बराबर अन्यथा पर कितनी है? 0 है। तो ये 3k ही आएगा, और 3 गुणा k का मान 1/6 है, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो फाइनली आंसर आएगा 1/2। ठीक है, ये था आपका 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? एक न्याय सिक्के को 3 उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का, तो आपको एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सैंपल स्पेस बनाता हूँ। ध्यान देना, सैंपल स्पेस बनाते हैं हम। ध्यान देना, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं।
सैंपल स्पेस बनाएंगे तो तीनों हेड हो सकते हैं, एक पहला टेल और दो हेड हो सकते हैं, फिर हेड टेल और हेड हो सकता है, हेड हेड और टेल हो सकता है। इसी प्रकार तीनों टेल भी हो सकते हैं, पहला हेड और दो टेल हो सकते हैं, फिर टेल हेड और टेल हो सकता है, और दो टेल और फिर हेड हो सकता है। ध्यान से समझना, हमारे पास कुल कितने सैंपल स्पेस में अवयव आ गए? 8। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि आपको 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का मध्य। तो यहाँ यादृच्छिक चर लेना पड़ेगा आपको। यादृच्छिक जो चर हम मानते हैं, यादृच्छिक चर जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है यहाँ पर चित्तों की संख्या। चित्तों की संख्या ध्यान देना। तो मुझे बताइए, 3 सिक्कों को उछालने पर चित्त एक भी ना आए, इसका मतलब 0 है ना। एक भी चित्त नहीं आएगा, इसका मतलब कितना मान होगा चित्तों का? 0। एक चित्त आए, 2 चित्त आए, या फिर तीनों ही चित्त आए। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं P ऑफ x इक्वल 0 की प्रायिकता निकालता हूँ, तो मुझे ध्यान से देख कर ये बताओ आप लोग कि 0 पर हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो 0 का मतलब क्या है? 0 है चित्तों की संख्या है। तो आपको उसी को देखना है जिसमें चित्त एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी चित्त नहीं होना चाहिए। बताइए, इसमें चित्त है, एक भी चित्त नहीं है, तो ये देखिए इसमें तीनों ही क्या है? पट है। इसका मतलब ये होगा 1/8 होगी इसकी प्रायिकता। अगर मैं P ऑफ x इक्वल टू 1 पर देखता हूँ, इसका मतलब एक चित्त है ना, वो देखिए आप। तो मुझे बताइए, इसमें एक चित्त कौन सा है? इसमें एक चित्त है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो ये कितना आएगा? 3/8। इसी प्रकार x बराबर 2 पर, तो 2 चित्त है ना, उनको देखो। इसमें 2 चित्त है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ऐसे कितने हैं? 3/8। अगर मैं x बराबर 3 पर देखता हूँ, तो तीनों ही चित्त हो, तीनों चित्त हो, ऐसा है 1/8 जिसमें तीनों चित्त है। अब आपसे ये पूछा गया है कि माध्य निकालना है, तो ध्यान से देखना, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसमें हमारे पास x के कितने मान हैं? x का मान 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो P ऑफ x पर ध्यान देना, 0 पर हमारे पास प्रायिकता 1/8 है, इसमें 3/8 है, इसमें भी 3/8 है और इसमें 1/8 है। इन सभी यादृच्छिक चरों के संगत मैंने प्रायिकताएं लिख ली, तो ये हो गया हमारा बंटन। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन। ठीक है, प्रायिकता बंटन। अब ध्यान देना, अब इसमें आपको माध्य पूछा गया है। हालांकि मैं माध्य के बारे में पहले बता चुका हूं, पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मैं 10th क्लास में भी हम माध्य पढ़ चुके हैं। उसमें होता क्या था, थोड़ा सा अलग से समझते हैं। 10th क्लास में जो माध्य था, उसमें हम करते क्या थे, हमारे पास सिग्मा fi xi होता था और भाग में सिग्मा fi, ये हमारा माध्य होता था ना। 10th क्लास की बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ इसमें फ़र्क ही आ गया कि x की जगह तो x ही है, लेकिन यहाँ जो f है उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास? px आ गया, है ना, p आ गया, f की जगह p आ गया इसमें। तो इसका मतलब माध्य का फॉर्मूला हम अगर यहाँ बनाना चाहें तो वो होगा सिग्मा pi xi, यही होगा, है ना। xi तो xi है, पर p की जगह कौन आ गया? f। अब आप सोच रहे हो कि सर भाग में आना चाहिए सिग्मा pi आना चाहिए ना, सिग्मा pi, क्योंकि यहाँ f है तो हमारे यहाँ क्या आना चाहिए? सिग्मा pi। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्रायिकता का टोटल कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्रायिकताओं का योग, और प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। अब इसका मान हमेशा 1 होगा, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि 1 का भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आएगा। तो यहाँ जो हमारे यहाँ माध्य है ना, उसका फॉर्मूला है सिग्मा आई का मान। ध्यान से देखना, सिग्मा आई का मान कहाँ से है हमारे यहाँ? ध्यान से देख लेना, आई का मान हमारे पास यहाँ से है 0 से 3 तक है। हमारे क्वेश्चन में देखिए यहाँ 0 है और लास्ट में कितना है? 3, और यहाँ होगा पी आई और एक्स आई। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि इन दोनों को गुणा करके जोड़ना है। तो यहाँ सबसे पहले गुणा होगा 1/8 0 से, फिर 1 का गुणा होगा 3/8 से,
फिर 2 का गुणा होगा 3/8 से, और फिर 3 का गुणा होगा 1/8 से। तो ध्यान से देखो ये तो 0 हो गया, प्लस 3/8, ये हो जाएगा 6/8, और ये हो जाएगा 3/8। तो ध्यान से देखो इस बात को आप, ओवरऑल हमारे पास 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 और 3 12, तो ये 12/8 आ जाएगा। और ये 4 से कटता है 3 बार, और ये 4 से कटता है 2 बार, तो आंसर आएगा 1.5। ठीक है, हमारे पास जो माध्य है वो 1.5 आ गया। एक बात और मैं बता दूं आपको, माध्य को लिखने का तरीका होता है कैपिटल E ऑफ x। माध्य को लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हमारे पास, E ऑफ x है। और इसको एक तरीका और है, इसको म्यू से लिखते हैं। ठीक है, म्यू से भी लिखते हैं, माध्य को लिखने का ये तरीका है। तो माध्य का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 2 पासों को युग्मतः उछाला गया है। 2 पासों को उछाल रहे हैं हम, यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशता ज्ञात कीजिए। प्रत्याशा का मतलब ये भी होता है आपको माध्य निकालना है। 2, ध्यान से देख लेना, मैं एक बार फिर थोड़ा क्लियर आपको बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। 2 पासों को उछालना है, पासों को उछाला गया है। 2 पासों को उछालने पर तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो मैं पूरा क्लियर लिख देता हूँ। सैंपल स्पेस बनेगा क्या, तो सैंपल स्पेस यहाँ लिखता हूँ मैं। सैंपल स्पेस बनेगा कि 1 के साथ 6, 1 के साथ 1 आ सकता है, पहले तो 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, और इसी प्रकार 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ये सब 1 के साथ आए हैं, तो ये सब 2 के साथ भी आ सकते हैं। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 1 आएगा, फिर 3 के साथ 2 आएगा, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, इसी प्रकार 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6, फिर 5 के साथ 1 आएगा, फिर 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, इसी प्रकार 6 के साथ 1 आएगा, 6 के साथ 2 आएगा, 6 के साथ 3 आएगा, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो यादृच्छिक चर है हमारे इस क्वेश्चन में, जो यादृच्छिक चर है वो है क्या, वो है यहाँ पर 6 प्रकट होना। ठीक है, या 6 की संख्या। ध्यान से देख लेना, इसमें आपके ऐसे लिखा हुआ है छक्कों की संख्या तो मुझे बताओ x के मान क्या क्या हो सकते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब है 1 भी 6 प्रकट नहीं होगा। 0 का मतलब हुआ 1 भी 6 प्रकट नहीं होगा। 1 लिखा है, इसका मतलब 1 6 प्रकट होगा और 2 6 प्रकट होंगे। ठीक है, 2 6 प्रकट हो सकते हैं। बताइए 3 6 प्रकट हो सकते हैं क्या? अरे अगर आपने पास से कोई 2 बार उछाला है तो 3 बार 6 कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, अगर p x = 0 पर प्रायिकता कितनी है, तो इसका मतलब समझिए पहले तो कि 1 भी, ध्यान से समझ लेना, 1 भी 6 प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे आपको काउंट करने कितने हैं मुझे बताओ। 1 2 3 4 5, बताइए इनमें 6 है क्या? नहीं है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5, इनमें 6 है क्या? नहीं है। तो ऐसे 25 है। कितने हैं? 25 है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 25/36। अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ x = 1, इसका मतलब है 1 6 प्रकट होता है। तो 1 6 प्रकट होता है, ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, ऐसे 10 है। तो 10/36। और इसी प्रकार अगर मैं x =
2 पर देखता हूँ, इसका मतलब दोनों ही 6 प्रकट होते हैं, दोनों 6 प्रकट होंगे ऐसा एक ही है, 1/36। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन, तो इसमें एक टेबल बनती है, यहाँ हम वो x लिखते हैं और यहाँ p ऑफ x लिखते हैं। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया मैं बता देता हूँ। इसमें आपसे ये पूछा गया माध्य निकालिए, तो हमारे पास 0 है, 1 है और 2 है। 0 पर प्रायिकता कितनी है? 25/36 है। यहाँ कितनी है? 10/36 है। यहाँ 1/36 है। ध्यान से देखना इसे। आपको करना क्या है? आपको तो निकालना है म्यू का मतलब है e ऑफ x, और इसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? माध्य। इसका फॉर्मूला होगा i का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। i का मान 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर कहाँ तक जा रहा है ये? कहाँ तक जा रहा है ये? 2 तक। यहाँ मैं लिखूँगा pi, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम pxi, और साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पर xi, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, pi xi लिखते हैं या फिर p ऑफ xi इंटू xi भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना है, तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, इनको गुणा करके जोड़ना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को और उसके जो यादृच्छिक चर को गुणा करना है। अब इन दोनों का मैं गुणा करूँगा तो यहाँ कितना आएगा? 0। इनको गुणा करने पर आएगा 10/36 और इनको गुणा करने पर आएगा 2/36। अब इनको अगर हम हल करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 36। 10 और 2 कितना हो गया? 12, और 12 से ये कितनी बार कटता है? 3 बार। तो फाइनली आंसर आएगा 1/3। कितना आएगा आंसर? 1/3। ये था आपका प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब वही चीज़ है, आपको निकालना क्या है? माध्य ही निकालना है। ठीक है, आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसमें आपको करना क्या है? उसमें भी माध्य ही निकालना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 लिख रखा है, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से, प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन से होते हैं? ध्यान से देखना। प्रथम 6 धन पूर्णांक, प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन से होते हैं? आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ये होता है। इनमें से 2 संख्याओं को चुनना है। ठीक है, वो भी बिना प्रतिस्थापन के। ध्यान से देख लेना। और आगे लिखा हुआ है, मान लें कि दोनों में से, तो पहले तो 2 संख्याओं को चुनना है। ठीक है, इनमें से 2 संख्याएं, और ब्रैकेट में एक चीज लिखता हूं मैं, बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन। ठीक है, चुननी है। ध्यान से समझते जाना, मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा थोड़ी देर में इसके लिए। इनमें से हमें 2 संख्याओं को चुनना है, वो भी बिना प्रतिस्थापन के। इसका मतलब एक बार आपने एक संख्या को चुन लिया तो उसे पुनः उसमें नहीं रखना है ना। फिर आपको, जैसे इसमें से एक संख्या चुनने के तरीके कितने हैं? 6, लेकिन दूसरी संख्या चुनने के तरीके कितने बचेंगे? 5, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापन नहीं करना है ना, बिना प्रतिस्थापन लिखा हुआ है। फिर आगे इसमें ये बोला गया है कि आपको यादृच्छिक चर किसे मानना है, वो इसमें लिखा हुआ है क्लियर। मान लें कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है x क्या हमारे यहाँ x होता है यादृच्छिक चर। ठीक है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को या बड़ी संख्या, इतना ही लिखो बस। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को ये x रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे फिर इसमें ये बोला गया है e ऑफ x ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपसे माध्य पूछा गया है। e ऑफ x आपसे पूछा गया है, इसका मतलब माध्य पूछा गया है। तो जितने भी x के संभावित मान है हमें वो पता होने चाहिए। दूसरी बात ये हुई
कि संभावित मानों के संगत हमें प्रायिकता आनी चाहिए। संभावित जितने मान होंगे, जैसे हम लिखते हैं ना x बराबर 0 1 2 3, तो उनके संगत प्रायिकता होनी चाहिए, फिर हम माध्य निकाल लेंगे। पर सबसे ज़रूरी बात यहाँ है कि यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देखना। सैंपल स्पेस मैं यहाँ बनाता हूँ। मुझे एक बात बताइए आप कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो एक संख्या को मैंने अगर 1 चुन लिया, तो ध्यान से देखो, अब दोबारा मैं 1 को चुन सकता हूँ क्या? नहीं चुन सकते, क्योंकि 1 को आपने चुन लिया तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसने बोला है कि प्रतिस्थापन तो करना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर फिर 2 आ सकता है, ठीक है। 1 के साथ में और कौन आ सकता है? 3 आ सकता है ना। 1 के साथ में और कौन आ सकता है? 4 आ सकता है। 1 के साथ में 5 आ सकता है। 1 के साथ में 6 आ सकता है, ठीक है, इतना। लेकिन आपने तो अभी 1 को चुना था ना, 2 भी तो आ सकता है। तो ध्यान से देखना, 2 अगर मैंने चुना तो बताइए 2 के साथ 2 आ सकता है क्या? 2 के साथ 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पर 2 के साथ 1 तो आ सकता है। 2 के साथ 1 तो आ सकता है, ठीक है। अगर आपने पहली संख्या को 2 चुना है तो दूसरी संख्या 2 नहीं आ सकती, क्योंकि प्रतिस्थापन तो करना ही नहीं है। प्रतिस्थापन तो करना नहीं है, तो फिर 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा और 2 के साथ 6। इसी प्रकार 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, पर 3 के साथ 3 नहीं आ सकता, क्योंकि आपने 3 निकाल लिया। अब उसमें 3 है ही नहीं, तो दूसरा 3 कैसे आएगा? यहाँ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है और 3 के साथ 6 आ सकता है। इसी प्रकार अगर मैं 4 के साथ 1 लिखूंगा, फिर 4 के साथ हम 2 लिखेंगे, फिर 4 के साथ हम 3 लिखेंगे, लेकिन 4 के साथ 4 नहीं आएगा, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। फिर ध्यान से देखना, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है और 5 के साथ 6 आएगा। क्योंकि 5 के साथ 5 कैसे आ सकता है? आपने 5 को निकाल लिया तो उसमें 5 बचा है क्या? नहीं बचा, तो नहीं आएगा। 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है और 6 के साथ 5 आ सकता है। अब मैंने यहाँ पर 6 के साथ 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने एक बार में 6 निकाल लिया, तो फिर दूसरी बार 6 कैसे आ सकता है? 6 नहीं आएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है ये। अब ध्यान से समझना, ध्यान से इस बात को समझना, x के मान क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। x का e मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर e नहीं लिखना चाहिए, हमें x के मान देखने हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। x के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ देखो, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। तो मुझे बताइए x का मान 1 हो सकता है क्या? x का मान 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से बड़ी, ये किससे बड़ी है बताओ? यहाँ लिखा हुआ है दोनों में से बड़ी संख्या लिखनी है आपको। तो इसके साथ में कौन सी संख्या चुनूं कि ये संख्या बड़ी हो जाए उससे? कोई नहीं है ऐसी संख्या। ध्यान से समझ लो, इसने लिखा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो इसके साथ आप कोई भी संख्या, इन सभी में देखो 1 से बड़ा तो सभी है, पर 1 किसी से बड़ा है क्या? नहीं है, 1 किसी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब x का मान 1 नहीं हो सकता। x का मान 2 हो सकता है क्या? हो सकता है। ध्यान से समझना इस बात को, x का मान 2 हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 बड़ा है 1 से, 2 तो बड़ा है ना, 2 हो सकता है x का मान, क्योंकि 2 संख्याएं अगर हम चुनते हैं, अगर हम 2 संख्याएं चुनते हैं, मैंने मान लीजिए 2 और 1 चुना, तो बताइए 2 बड़ा नहीं है क्या? सही है, चुन सकते हैं। और 1 और 2 में भी देखिए 2 बड़ा है, ठीक है, तो 2 तो हो सकता है x का मान। अब बताइए 3 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि 3 तो बड़ा है भाई, कईयों से बड़ा है 3, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। 7 तो उसमें है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। मुझे एक बात बताओ आपको, अगर मैं x बराबर 2 पर आपसे प्रायिकता पूछूं, तो x का मान 2 हो सकता है, ऐसे कितने हैं इसमें? तो मुझे बताओ x का मान 2 हो सकता है, इसमें कितने हैं? ध्यान से देखना, इसमें ये 2 है। मैं अब यहाँ थोड़ा रफ काम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 2 आएंगे। मुझे बताइए कि x का मान 2 है, तो 2 किस किस में बड़ा है? अब आप, मैं देखिए 2 तो इसमें भी है, पर मैंने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें 2 बड़ा नहीं है, बड़ा 3 है इसमें। बात समझ आ रही? आपको ये क्लियर समझ आना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है बड़ी संख्या है ना, वही लेने हैं हमें। तो मुझे बताइए कि 2 तो इसमें भी है, पर मैंने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ जो 2 है ना, वो 4 से बड़ा नहीं है, या 2 छोटा है। हमें वही 2 लेने हैं जिसमें बड़ा हो। तो देखिए इसमें 2 बड़ा है 1 से, इसमें 2 बड़ा है 1 से, तो इसमें कितने आएंगे? 2। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 मिले हैं
और ये कुल कितने हैं हमारे पास 30 है, कुल कितने हैं हमारे पास 30 है ये, ठीक है। और समझना तो है तो 30 ही ना, एक बार क्लियर करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 है और इस तरफ कितने हैं 5 है, ठीक है, तो 30 ही आएगा। अगर मैं ये लिखूं, अब समझते जाना आप लोग, x = 3 लिखा मैंने, इसका मतलब है 3 जिन लोगों से बड़ा है उन सभी को लेना है। समझते रहना आप लोग, बोर्ड पे देखते रहना, ध्यान से देखो, मुझे बताओ इनमें 3 बड़ा है ना, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उनमें 3 बड़ा है क्या, जो मैंने अभी बॉक्स बनाया उनमें 3 बड़ा है ना। ये 3 देखो 1 से बड़ा है, ये 3 2 से बड़ा है, ये 3 2 से बड़ा है और ये 3 1 से बड़ा है, तो ये कितने हो गए इसे 4। तो यहाँ मैं लिखूंगा 4/30। फिर अगर मैं P of x = 4 लिखता हूँ तो जिनमें 4 बड़ा है उनको लेना है। तो अब आप ना ये कॉम्बिनेशन समझ गए, ये सीक्वेंस चल क्या रहा है। तो इनमें ध्यान से देखो, जो मैं अभी बॉक्स बना रहा हूँ उनमें बताइए 4 बड़ा है, सब में 1 से बड़ा है 4, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, इसमें 3 से बड़ा है, इसमें 2 से बड़ा है और इसमें 1 से बड़ा है। तो ये कितने हो गए इसमें, तो इसमें हो जाएंगे ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए 6/30। अगर मैं x = 5 लिखता हूँ तो इसकी प्रायिकता अगर हम निकालते हैं तो जिनमें 5 बड़ा है उनको लिखना है। तो ध्यान से देखो 5 किस में बड़ा है बताइए, इस बॉक्स में 5 सभी बड़े हैं क्या, सभी 5 अपने साथ वाले अंकों से बड़ा है ना। इसमें 5 1 से बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तो सभी में बड़ा है। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 है हमारे पास जिनमें 5 बड़ा है। इसी प्रकार अगर मैं x = 6 पे लिखता हूँ तो 6 जिनमें बड़ा है वो कितने हैं। तो ये जो बच गए ना वो ध्यान से देखो, जो बच गए ना उनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो रहे हैं, इस तरफ 11 हो जाएंगे ये, क्योंकि इस तरफ 6 और इस तरफ 5 है, तो कितने हो जाएंगे 11। तो 11/30। एक बार और मैं क्लियर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं क्या, सॉरी कितने होंगे 10 होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात तो आप समझ गए ना, कॉन्सेप्ट पूरा मैंने बात समझा दिया। आपको वही लेने हैं जिनमें, अगर आपने यहाँ 6 ले रखा है तो आपको वही अंक उठाने जिनमें 6 बड़ा है, ठीक है। अब इनमें देखिए सभी में 6 बड़ा है। मैंने ये इस 5 को पहले क्यों नहीं उठाया था, क्योंकि ये 5 बड़ा थोड़ी है, बड़ा तो 6 है, तो इसको नहीं लेना है। इस 5 को क्यों लिया था, क्योंकि ये 4 से बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझ आ गया। अब आपको ना बंटन बनाना है। मैं ज़्यादा डिटेल में ना लिखकर सीधा मैंने बंटन लिख दिया। पूरा क्या लिखते हैं हम वो आपको पता है, यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन, ठीक है। अब यहाँ बंटन लिखते हैं। यहाँ अगर हम बंटन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पता ही है, इसमें x लिखते हैं और इसमें P of x लिखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x का मान 2 से, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो यहाँ प्रायिकताएं लिखते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 2/30, फिर 4/30, फिर 6/30, फिर 8/30 और फाइनली 10/30। आपसे पूछा गया है E of x। E of x का मतलब है माध्य। तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा i का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा, P of xi और इंटू xi। तो आपको प्रायिकताओं के संगत उनके जो यादृच्छिक चर है उनको गुणा करना है। तो ध्यान से समझना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इनको गुणा कर करके लिखना है। ध्यान से समझ लेना, एक बार बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 4/30, इनका गुणा करता हूँ तो ये आएगा 12/30, अगर इनका गुणा करते हैं तो ये आएगा 24/30, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 40/30 और इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 60/30, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 100 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये फाइनली आएगा 140/30। 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आएगा 14/3। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया था। म्यू लिख सकते हैं या फिर E of x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है उसकी, ठीक। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वो देखिए क्या है, और उस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है
और उसमें जो यादृच्छिक चर है, तो मान लेते हैं माना यादृच्छिक चर x के संभावित मान, तो जो संभावित मान है उनको मैंने मान लिया x1, x2, x3 और इस प्रकार मेरे पास कहाँ तक है xn तक है। और इन सभी मानों के संगत जो प्रायिकताएं हैं उनको मैंने मान लिया p ऑफ x1, p ऑफ x2 और इसी प्रकार p ऑफ xn। ये सभी इन सभी मानों के संगत, ये यादृच्छिक चर है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ये यादृच्छिक चर है, ये इनके संगत क्या है, प्रायिकताएं हैं। माध्य भी हमने पढ़ लिया है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और या फिर ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा आई का मान 1 से लेकर, देखिए इसमें 1 लिखा है मैंने पहले, और लास्ट में कितना है n तक है, और इसका फॉर्मूला होता है p ऑफ एक्स आई और इंटू एक्स आई। ठीक है, एक्स आई को हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा फॉर्मूला गया। अब जो नया कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया इतना तो, लेकिन अब जो पढ़ना है वो ये है, ये पढ़ना है आपको प्रसरण। ठीक है, एक नया टॉपिक है प्रसरण। प्रसरण को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या वो मैं बता देता हूँ। प्रसरण को रिप्रेजेंट करने का है, ये होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इक्वल 1 to n होता है, और इसमें आता है एक्स आई माइनस म्यू, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ आता है p ऑफ एक्स आई। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला ठीक है। अब आपको एक चीज़ और आती है, इसमें नाम आता है मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन है ना, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिग्मा एक्स, केवल सिग्मा एक्स। तो बताइए किया क्या इसने, इसका जो स्क्वायर है ना, इसको कहाँ भेज दिया, दूसरी तरफ। ये जो स्क्वायर अगर मैं इस तरफ भेजता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, अंडर रूट। ये फॉर्मूला इसके अंदर आ जाएगा, सिग्मा आई इक्वल 1 to n, और यहाँ आएगा एक्स आई माइनस म्यू, इसका होल स्क्वायर इंटू p ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रसरण करने के बाद में उसका क्या करना है, केवल अंडर रूट ही करना है। इसके लिए आपको अलग से कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, केवल ये निकालना पड़ेगा प्रसरण। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, तो सर ये फॉर्मूला फिर क्यों बताया, तो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे अब। ठीक है, इसको हल करेंगे और एक फॉर्मूला और बनाएंगे। उस फॉर्मूले से क्वेश्चन सिंपल होता है, छोटा होता है और ईजी होता है। तो इसको मैं अभी हल करूँगा, ध्यान से देखना। अब सभी को हटाकर हम इसे हल करेंगे, इस बात को समझना आप लोग। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं करवा देता हूँ डेरिवेशन अभी। मेरे पास सिग्मा एक्स का स्क्वायर वो है, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। सिग्मा हमारे पास आई का मान 1 से n तक है, यहाँ हमने लिखा p ऑफ एक्स आई, और सॉरी इसमें से एक्स आई में से म्यू घटाना है। ये मैंने अभी सिग्मा का लिखा फॉर्मूला, ये गलत है। यहाँ हमारे पास है एक्स आई में से म्यू को घटाएंगे, इसका स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास है p ऑफ एक्स आई। ये फॉर्मूला हमारे पास है प्रसरण का। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाओ, सिग्मा आई इक्वल 1 to n, इसका अगर मैं ओपन करता हूँ फॉर्मूला, तो ये होगा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई और प्लस म्यू स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, बेसिक फॉर्मूला है, और इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, p ऑफ एक्स आई। समझ लेना, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, इस p ऑफ एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और अलग अलग भी करते हैं साथ में। तो सिग्मा आई इक्वल 1 to n, इस p एक्स आई को अगर मैं एक्स आई स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक्स आई स्क्वायर, और इसके साथ में मैं लिखूंगा p ऑफ एक्स आई। बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, 2 है तो 2 को बाहर निकाल दिया, म्यू भी है कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी बाहर निकाल दिया। सिग्मा फिर आएगा, है ना, समेशन बोलते हैं ना इसको हम, i इक्वल 1 to n। अब इसमें एक्स आई है तो मैंने यहाँ एक्स आई लिखा, साथ में पी आई अंदर गुणा होगा ना, p ऑफ एक्स आई, कर दिया गुणा। दूसरी बात ये है कि अब प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा, फिर म्यू स्क्वायर है ये, तो म्यू स्क्वायर को मैंने बाहर भेज दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा i इक्वल 1 to n और p ऑफ एक्स आई, ये बचेगा।
अब ध्यान से समझना, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ किया, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। यहाँ किया क्या है, इस सिग्मा को अलग अलग कर दिया और पी ऑफ एक्स आई को अंदर गुणा कर दिया। अब ध्यान से समझना आप लोग, इसे तो मैं एज इट इज लिखूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। सिग्मा आई इक्वल 1 to n, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें आएगा एक्स आई का स्क्वायर और पी ऑफ एक्स आई, सेम लिखा मैंने, कोई भी चेंज नहीं किया। माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू, इसको देखो ध्यान से, ये कौन है, ये तो देखा हुआ लग रहा है। अभी हम माध्य पढ़ चुके हैं, माध्य पढ़ चुके हैं हम, और माध्य का फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा आई इक्वल 1 to n पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई। बताइए माध्य का फॉर्मूला नहीं है क्या? ये और ये अलग अलग थोड़ी है, सेम ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, अभी इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा म्यू। तो मेरे पास एक म्यू तो यहाँ है, और ये म्यू और आ गया इसकी जगह, तो म्यू स्क्वायर नहीं हो गया क्या? हो गया ना। बीच में क्या है, प्लस, तो मैंने म्यू स्क्वायर लिखा। एक चीज़ हम ये पढ़ चुके हैं कि सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इक्वल 1 to n। अब मुझे ये बताइए कि इसका मतलब है सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। सभी प्रायिकताओं का टोटल कितना होता है? ये पी ऑफ एक्स आई का मतलब क्या होगा? ये प्रायिकता है, और सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी प्रायिकताओं का योग है। कौन सी प्रायिकताएं? 1 से लेकर n तक की सभी प्रायिकताओं का योग है। अब इसका वैल्यू 1 है, तो इसके गुणा में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। अब इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे लिखेंगे हम सिग्मा आई इक्वल 1 to n, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, इसको मैंने एज इट इज लिखा है पी ऑफ एक्स आई, लेकिन इनको हल करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस म्यू स्क्वायर, क्योंकि 2 म्यू स्क्वायर में से 1 म्यू स्क्वायर को निकालेंगे तो माइनस का म्यू स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान से देखना, इनको वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ना, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो इसे लिखने का तरीका बुक में आपको याद रखने के लिए, इसको छोटा लिखने के लिए उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसे वो लिखता है, इसे पहचानने का तरीका है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिखा है इसने। तो आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, याद हम इसको रखेंगे, ये है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ तो वही चल रहा है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स और इसका स्क्वायर, यहाँ तो वही चल रहा है। इसको याद हम इस समीकरण को करेंगे, पर इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है, इतना। बीच वाला हम कुछ भी याद नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसको तो हमें पता ही है, म्यू को हम क्या लिखते हैं पहले से? म्यू को हम लिखते हैं, सॉरी, ई ऑफ एक्स। क्या लिखते हैं? ई ऑफ एक्स। अरे म्यू को तो ई ऑफ एक्स पहले से लिख रहे हैं ना हम, तो बीच में माइनस है, इसे मैं लिखता हूँ ई ऑफ एक्स, लेकिन ऊपर इस पर स्क्वायर है, तो इसका कैसे लिखेंगे? होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा याद रखने के लिए। तो इसे याद रखना है। याद रखते वक्त आपको ई ऑफ एक्स तो हमें पता ही है, ये तो माध्य होता ही है ना, इससे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हमें पता होना चाहिए है, ठीक है। और ये देखो, ध्यान देखना, इस पर स्क्वायर है, एक्स पर स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर भी एक्स पर क्या है? स्क्वायर है। साथ में यहाँ पी ऑफ एक्स से लिखना आपको, इसे आपको अलग से हल करना पड़ेगा। ये हम पहले हल कर चुके होते हैं, तो ये बीच में जितना भी काम किया ना मैंने, ये आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं रखते हो तो ये इतना बड़ा काम आपको हर बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा माध्य तो हो गया था पहले ही, ये हमारा प्रसरण है। और अगर मैं स्क्वायर को इस तरफ भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मानक विचलन हो जाएगा। तो ये आज जो यादृच्छिक चर का जो टॉपिक लास्ट मैंने थ्योरी करवा दिया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बच गए 5-7 जितने भी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए RNTA स्कूल, सरदार सर।